ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कल हम लोग डिस्कस करना शुरू किए थे अबाउट फॉरफीचर, बराबर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में वी वर जस्ट हल्का फुल्का डिस्कशन हमारा शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये जो फॉरफीचर के बारे में मैं बता रहा था, इसमें हम लोग कुछ बैकग्राउंड पहले देख रहे थे। फॉरफीचर के लिए कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड हम देख रहे थे। तो हमने मिस्टर आशीष कौन है ये मिस्टर आशीष? मिस्टर आशीष है हमारे डिफॉल्टर भाई साहब, बराबर। इनके पास 7,000 शेयर्स थे। अब हम लोग शुरुआत में वो थ्योरी नहीं पढ़ते कि शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स के केस में लाइबिलिटी इज लिमिटेड, पढ़ते हैं ना ऐसा कुछ। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, इसमें लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, लेकिन कैपिटल के केस में, शेयर्स के केस में लाइबिलिटी इज लिमिटेड, है ना। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। तो वो लाइबिलिटी इज लिमिटेड के आगे थियरी में कुछ लिखा रहता है, टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, है ना, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ऐसे कुछ तो भी पढ़ते हैं हम लोग, बराबर। सो यहां पर अगर हम लोग देखने जाए तो अगर आशीष भाई साहब ने 10 रुपए के शेयर्स लिए थे, यानी उनका लाइबिलिटी बनता है अप टू 10 रुपीज पर शेयर। गेटिंग मी? हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड, लेकिन लाइबिलिटी कितना है? अप टू 10 रुपए प्रति शेयर, यानी 7,000 शेयर्स पे इनकी लाइबिलिटी कितनी है? एट रेट 10, 70,000। ये लाइबिलिटी उन्होंने शेयर्स लेते वक्त एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया मैं शेयर होल्डर बन रहा हूं, यानी 70,000 रुपए तक की लाइबिलिटी मेरी है। जब भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी मेरी ओर से 70,000 रुपए कंपनी की तरफ आएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द ऑब्लिगेशन। अब कंपनी के पास 70,000 मांगने का राइट है। अब हमने 38,500 जब तक मांगा, यानी 5.5 रुपए जब तक मांगा, ये वाले पैसे, तब तक हमें बिल्कुल पैसे मिलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आगे के फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के 4.5 रुपए हमें नहीं मिले, ठीक है। एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, कल जो हम लोगों ने देखा था 4.5 रुपए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये दोनों पैसे हमें नहीं मिले। उन्होंने अपना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए, है ना। सो एज अ रिजल्ट हम कहेंगे कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर वादा पूरा नहीं किया तो आपके दिए हुए पैसे अब हम आपको वापस नहीं करेंगे, पनिशमेंट। वादा क्यों नहीं पूरा किया? गेटिंग मी? तो ये मैं अभी जब्त कर लूंगा, गेटिंग मी? तो हम लोगों ने कल क्या देखा था? हमने कल देखा था कि जब मैं फॉरफीट करता हूं, फॉरफीचर का मतलब कैंसलेशन ऑफ राइट्स इन द शेयर। ये मत बोलना कि कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स को ही खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। शेयर्स है, शेयर्स बिल्कुल वापस यूज होंगे, वापस री इशू करेंगे, लेकिन आशीष भाई साहब के राइट्स ऑन द शेयर्स हमने खत्म करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? हम लोग आशीष भाई साहब के शेयर्स को हमने शेयर कैपिटल में क्रेडिट करके रखा हुआ था। इनका ये 70,000 शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट से क्रेडिट करके रखा हुआ था। सो कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट को किया जाएगा डेबिट, उल्टा, ठीक है। दूसरा, ये इनसे रिसीवेबल करके कॉल्स इन एरियर्स दिखाया था। अरे भैया बंदा ही कैंसिल हो रहा है, आउट, सीधा निकाल बाहर कर रहे हैं, तो उससे रिसीवेबल क्या दिखाएंगे? इसलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को भी कैंसिल आउट किया जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट पड़ा होता है, तो मुझे इसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना होगा। सो एंट्री क्या हो रहा है? एंट्री हो रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 70,000 रुपए से। दूसरा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए से? 31,500 से। जितना भी कॉल्स इन अरियर्स आशीष भाई साहब से बाकी है उतने से। यहां कैलकुलेशन आएगा, यहां कैलकुलेशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स एक ऐसा कॉमन अकाउंट है जहां पे जितने भी डिफॉल्टर है हमारे, जितने भी लोगों से पैसे रिसीवेबल थे, वो सारे पैसे वहीं हमें नजर आएंगे रिसीवेबल, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स में सब के सब एक साथ नजर आएंगे। सो अगर कंपनी एक एक करके चुन चुन के एक एक शेयर होल्डर को अगर फॉरफिट कर रहा है राइट्स शेयर्स, देन इन दैट केस हमें कैलकुलेट करके देखना होगा कि वो पूरे कॉल्स इन एरियर्स के भंडार में एक शेयर होल्डर का कितना पैसा है, जो कि कैलकुलेशन पॉसिबल बिल्कुल है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने कौन से स्टेज में कितने पैसे लिए हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। इसमें दिक्कत सिर्फ एक जगह पे जाती है, जिसमें थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, एंड दैट इज प्रोराटा।
जब प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, जब जुगाड़ जमता है, जब एडजस्टमेंट होता है, तो वो क्या एडजस्ट हुआ उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना पड़ता है, तो उसमें भी अभी आएंगे, ठीक है, इफ पॉसिबल आज ही शुरू कर देंगे इसे, ठीक है, देखते हैं अभी। सो द पॉइंट इज कि यहां पर मैंने कैलकुलेट किया कि इसके पास 7,000 शेयर्स थे और इसके पास से फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे यानी 4.5 रुपए नहीं आए थे, यानी इसका कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट होगा 31,500। अगर मैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को देखूं तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में मुझे बैलेंस ज्यादा नजर आ रहा है। देखो कॉल्स इन अरियर्स में मुझे टोटल बैलेंस तो 37,000 नजर आ रहा है ना, लेकिन ये आशीष और अमित का मिला के था, इसलिए पूरा का पूरा कॉल्स इन अरियर्स के बैलेंस को क्रेडिट मत कर देना ध्यान से। मैंने आशीष के शेयर फॉरफिट किए तो आशीष से जो रिसीवेबल था उतने ही अमाउंट से मैं कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट करूंगा, ठीक है, यानी 31,500 से क्रेडिट करूंगा। सो आई एम क्रेडिटिंग कॉल्स इन अरियर्स बाय 31,500। बाकी जो बचे 38,500, यहां पे हम लोग कल अटक गए थे, कैमरा अटक गया था, तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं। तो 38,500 जो बच गया है ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मेरे बैंक में रखे हुए हैं, ये मैं वापस तो करने नहीं वाला, ये तो जब्त किए हुए पैसे हैं, है ना। तो ये जब्त किए हुए पैसे मतलब अब वो बंदा गया, मैं नया बंदे को शेयर्स इशू करने जा रहा हूं, तो ये जो जब्त किए हुए पैसे ये मेरे पास पड़े हुए, ये मेरे, दिस इज लाइक अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर मी, ठीक है, दिस इज लाइक अ कैपिटल प्रॉफिट फॉर मी। लेकिन अभी मैं इसे कैपिटल प्रॉफिट नहीं कह सकता, अभी मैं इसे सिर्फ एक टेम्पररी कैपिटल प्रॉफिट कह के पुकारूंगा, ठीक है, यही मैंने कल यहां पे लिखा था। मैं इसे क्रेडिट करके रखूंगा टेम्पररीली, प्लीज नोट टेम्पररीली, अगेन आई एम यूजिंग अ टेम्पररी अकाउंट। हम कंपनी अकाउंट्स में से बहुत सारे टेम्पररी अकाउंट्स यूज करते जा रहे हैं, जरा सोच के देखिए। शुरुआत में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वाज आल्सो टेम्पररी अकाउंट, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये सारे टेम्पररी अकाउंट्स थे, बराबर। अल्टीमेटली बैंक और शेयर कैपिटल ही था, बराबर। तो यहां पे इसी तरह से अगेन परंपरा को कंटिन्यू करते हुए मैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट का इस्तेमाल करूंगा। दिस इज अगेन अ टेम्पररी अकाउंट, ठीक है। अच्छा सर ये टेम्पररी अकाउंट तो है, लेकिन ये किस चीज की बात कर रहा है? ये पोटेंशियल या पॉसिबल कैपिटल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन मैं इसे रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसे पॉसिबिलिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद कल ही हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? एक शेयर 10 रुपए का है, जब मैं री इशू करता हूं तो कंपनीज एक्ट मुझे कुछ अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? कि री इशू मैं बिल्कुल कर सकता हूं एट डिस्काउंट, है ना। तो यहां पर दिस इज समथिंग दैट इज अलाउड, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज एन पॉसिबली, मतलब ऑप्शन अवेलेबल, कंपनीज एक्ट ने एक ऑप्शन देके रखा हुआ है। कहने का मतलब सिंस दिस इज री इशू का मतलब देखो ये कैसा लिखा है, लॉ लिखने वालों ने कैसा लिख के रखा है। देखो किसी भी चीज को जब आप दूसरी बार यूज करते हो तो हम उसे अक्सर सेकंड हैंड कहते हैं ना। आपने एक असेट खरीदा, असेट को अगर आप दूसरी बार बेचने जा रहे हो तो वो सेकंड हैंड करके बिकता है, बराबर। इसमें हमारी नॉर्मल मेंटालिटी क्या होती है, आप सोच के देखो। भैया मैंने मर्सिडीज खरीदा है, मर्सिडीज, ठीक है, या मर्सिडीज क्या है आजकल, वो भी आउटडेटेड हो गया, कुछ और खरीदते, कुछ हैपनिंग। हार्ले खरीदा, हार्ले डेविडसन, ठीक है। तो हार्ले डेविडसन खरीदा तो मैं इसे बेचना चाहता हूं, मतलब मैंने पहले खरीदा था, 4 साल यूज किया है एंड नाउ आई वांट टू सेल इट, ठीक है। 2 साल से लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, यूज ही नहीं हो रहा, तो अभी थोड़े मुश्किल हालत में है। तो आप बड़े इंटरेस्टेड हो, आप कहते हो सर ये कोरोना से मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बढ़िया बाइक चलाऊंगा, आप दे दो मुझे। तो तुम बोला ठीक है यार ले लो यार। सो आई एम सेलिंग दिस बाइक टू यू। सो मैंने भले ही इसे कितने में भी खरीदा हो, जब मैं आपको सेकंड हैंड बेच रहा हूं तो जाहिर सी बात है थोड़े कम दाम में बेचूंगा, बराबर है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज बेसिकली केस ऑफ सेम इज द थिंकिंग इन केस ऑफ री इशू में भी क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली सेकंड हैंड काइंड ऑफ थिंग। भैया एक बंदे से को हम लोगों ने पहले दे दिया था, अब मैं इसे फिर से री इशू कर रहा हूं। लेकिन पॉइंट है कि ये एसेट मैचिंग नहीं है। मतलब जैसे मैंने अभी व्हीकल के बारे में कहा, हार्ले डेविडसन के बारे में कहा, यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि सर ये एसेट पुराना हुआ तो उसकी वजह से दाम कम हुआ। बट शेयर्स का वैल्यू ऐसा थोड़ी कम होता है यार।
इसलिए शेयर्स का वैल्यू बढ़ भी सकता है. सो डिपेंड्स. शेयर्स के केस में एवरीथिंग डिपेंड्स. शेयर्स का मार्केट में वैल्यू बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी होता है. हार्ले डेविडसन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेकंड हैंड मार्केट में कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस मार्केट कम ही होगा, ये हमें मालूम है. ठीक है. लेकिन शेयर्स, रियल एस्टेट, ये सब ऐसे कुछ एसेट्स हो गए जिनका मार्केट में वैल्यू बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. ठीक है. सो डिपेंड करता है. वी कांट गारंटी एनीथिंग. सो एवरीथिंग डिपेंड्स. शेयर्स के केस में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डिमांड पैटर्न. डिमांड एंड सप्लाई कैसा है. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट यहां पर अगर मान के चलो ये जो शेयर्स है इसकी मार्केट में कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं चल रही है, देन इन दैट केस अगर मैं रीइश्यू करने जाऊंगा तो हो सकता है कि आगे वाला मुझे पूरे 10 रुपए देने को तैयार ना हो. पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन में आई माइट अलाउ हिम अ डिस्काउंट ऑफ 5.5. कितना डिस्काउंट मैक्सिमम अलाउड है? मैं इसको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकता हूं? मैं मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउ कर सकता हूं जितना मैंने अब तक कलेक्ट किया, यानी प्रति शेयर मैं मैक्स टू मैक्स 5.5 रुपए तक का डिस्काउंट अलाउ कर सकता हूं. ठीक है. यानी मुझे मिनिमम इसे @4.5 इशू करना ही पड़ेगा. यही हम लोगों ने कल देखा था. अच्छा चलो भैया, अब हम आगे बढ़े और एक नया बंदा आया हमारे पास. ठीक है. यहां पे अलग अलग पॉसिबिलिटी लेते हुए चलते हैं. हमारे पास एक और भाई साहब आए, मिस्टर टोनी. ठीक है. मिस्टर टोनी. ठीक है. ही इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग दीज शेयर्स, 7,000 शेयर्स. ठीक है. अब यहां पे मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज बताता हुआ चल रहा हूं. ठीक है. देखो, पॉसिबिलिटी नंबर 1, केस 1, या एक काम करो, सब केस 1 है ना. आप लोग केस 1, केस 2, केस 3 करके तो लिखते हुए आ रहे हो, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब केस 1, बेटर. ठीक है. तो सब केस 1 में हो ये रहा है कि टोनी भाई साहब ने एक्वायर्ड @4.5, है ना. मिनिमम 4.5 में देना था. टोनी भाई साहब पूरा स्टडी करके आए हैं. ठीक है. सब चीजें देख के आए हैं और एकदम अच्छा खासा बार्गेन वाले बंदे हैं, तो बार्गेनिंग किया बढ़िया और 4.5 में ही हम लोगों ने इनको री इशू कर दिया. ठीक है. चलो, तो इनको हमने री इशू किया 4.5 में. ठीक है. ओके. यस वैभव, मैं आपके इस डाउट पे आता हूं. ये जो मैं सब केसेस ले रहा हूं, यही सब केसेस में मैं वापस अभी इस पॉइंट को भी कवर कर लूंगा. ठीक है. जो आपके मन में आ रहा है इसको भी कवर कर लूंगा, डोंट वरी. ठीक है. चलो, फिलहाल के लिए ऐसा मान के चलते हैं हम किसी और को री इशू कर रहे हैं. टोनी भाई साहब को री इशू कर रहे हैं. ठीक है. सो टोनी भाई साहब को री इशू कर रहे हैं, सब केस 1, एक्वायर्ड @4.5. ठीक है. ओके. तो अब क्या होगा? देखो, पुराना एंट्री भूलना मत. हम लोगों ने जब शेयर्स को फॉरफिट किया था ऐसा कुछ करके रखा हुआ है, बराबर. ध्यान से देखना, इसका इफेक्ट क्या हुआ ये भी देख लो एक बार. हाँ, सब लोग जरा आराम से देखो. मैंने शेयर कैपिटल को 70,000 से डेबिट किया. मैंने शेयर कैपिटल को 70,000 से डेबिट कर दिया. मैंने शेयर कैपिटल को 70,000 से डेबिट कर दिया. मतलब क्या किया? शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपए का क्रेडिट था, मैंने 70,000 से डेबिट कर दिया. मैंने शेयर कैपिटल को 9,30,000 का बना दिया, बराबर. भैया मुझे एक बात बताओ, मेरा कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? कॉल्ड अप अमाउंट तो 10 लाख है ना. कॉल तो पूरे ही की है ना हमने, मिले नहीं मिले वो बात की बात है. कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? हमने, कंपनी ने पूरे 10 लाख कॉल किए हैं. तो अगर पूरे 10 लाख कॉल किए तो शेयर कैपिटल में 10 लाख का बैलेंस दिखना चाहिए. लेकिन इस 70,000 से डेबिट करने की वजह से अब शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस नजर आ रहा है? 9,30,000. गड़बड़. ठीक है. तो यहां से मुझे यह समझ में आ रहा है कि ये शेयर्स जब तक री इशू नहीं होते तब तक 70,000 के शेयर्स लावारिस पड़े हुए हैं. इनका कोई वारिस नहीं है, इनका कोई होल्डर नहीं है, ये वैसे ही पड़े हुए कैंसल्ड शेयर्स. बात समझ में आ रहा है? इसीलिए मुझे शेयर कैपिटल सिर्फ 9,30,000 का नजर आ रहा है. कॉल्ड अप भले ही 10 लाख है, लेकिन 70,000 रुपए के शेयर्स का कोई अता पता ही नहीं है, कोई है ही नहीं. जो था उसको हमने भगा दिया, नया अभी तक आया नहीं, इसलिए वो 70,000 सस्पेंस में पड़े हुए हैं फिलहाल. ठीक है. यस. तो 70,000 रुपए मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल में कैंसिल करके रखा है. मेरे शेयर कैपिटल में 9,30,000 पड़े हुए हैं. ये बात पे ध्यान देना. ठीक है. चलो ठीक है. दूसरा मैंने क्या किया? मैंने क्रेडिट कर दिया था
अरे भाई नीचे जा। हाँ, मैंने क्रेडिट किया था, कहाँ गया एंट्री, हाँ यहाँ था। मैंने क्रेडिट किया था कॉल्स इन एरियर्स को 31,500, मैंने क्रेडिट किया था कॉल्स इन एरियर्स को 31,500, तो मेरा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट इसको मैंने 31,500 से क्रेडिट करके रख दिया। ये जैसे मैंने क्रेडिट किया, हो क्या रहा है, मेरा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 31,500 से क्लोज हो गया, पूरा नहीं हुआ, अभी भी इसमें कुछ बैलेंस है। वो बैलेंस रिप्रेजेंट करता है अमित से रिसीवेबल। अमित का तो अभी तक डिसीजन लिया नहीं है ना कि उसका फॉरफिट करना है कि नहीं करना है, इसलिए वो वैसे ही पड़े हुए। ठीक है, आशीष का डिसीजन ले लिया, इसलिए आशीष का जो भी पोर्शन रिसीवेबल था कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट पे पड़ा हुआ था, खत्म, कैंसिल। ठीक है, ये हुआ। और तीसरा 38,500 यहां कहीं पड़े हुए थे, यहां कहीं पड़े हुए थे। इनफैक्ट अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो यहां कहीं पड़े हुए थे। बराबर है क्या? सोच के देखो, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के तो मिले ही नहीं थे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिले थे। क्लिक हो रहा है बात? वहां कहीं तो भी वो 38,500 भी पड़े हुए। 38,500 क्या है? ये वो पैसा है जो आशीष से मुझे मिले हुए, करेक्ट? तो ये पैसे को मैं लौटा तो नहीं रहा हूं, इसलिए वहां क्रेडिट करने की जगह मैंने एक और अकाउंट बना दिया, अ टेम्पररी अकाउंट कॉल्ड एज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। दिस इज अ टेम्पररी कैपिटल प्रॉफिट, है ना? यहां मैंने क्रेडिट कर दिए 38,500। मैं यहां क्रेडिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पैसे इसे लौटा नहीं रहा हूं, तो ये डेबिट का कैंसलेशन इफेक्ट यहां आ रहा है। कैंसलेशन नहीं कर रहा हूं मतलब मैं लौटा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उसे रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि यार ये पैसे जो है ना, ये मेरे पास रह गए, ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसा मैंने इसको टेम्पररीली जमा करके रखा, 38,500 मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। अब मैं री इशू करने जा रहा हूं, तो री इशू करने जा रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि मैं इतने रुपए तक का इसे डिस्काउंट दे सकता हूं, अगर मेरी इच्छा हो तो इतने रुपए तक का मैं डिस्काउंट दे सकता हूं। ठीक है, चलो अब मैं री इशू कर रहा हूं। री इशू कर रहा हूं तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि टोनी भाई साहब को हम री इशू कर रहे हैं @ 4.5, है ना? अगर हमने 4.5 में इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से? 7,000 शेयर्स है, पूरे 7,000 शेयर्स एक्वायर्ड मान लो। ठीक है, पार्ट भी हो सकता है, इसलिए मैंने वहां पे लिख के रखा 7,000। सो 7,000 इंटू 4.5 कितना आया? हमारे पास एग्जैक्ट 31,500 आया। हमारे पास एग्जैक्ट 31,500 आया। अरे कलर चेंज हो गया, चलो ठीक है, छोड़ो, कोई नहीं, 31,500 आया। ओके, अगर सोच के देखो तो ये वही अमाउंट है जो मिलना बाकी था, अब मिल गया, बराबर 4.5 रुपए के हिसाब से। देख लो एक बार, ये रहा, बराबर। तो ये पैसे मेरे पास आ गए, 31,500 आ गए। ठीक है, बट पॉइंट इज कि मैं अगर अब वापस से शेयर कैपिटल दिखाने जा रहा हूं, क्रेडिट करने जा रहा हूं, तो शेयर कैपिटल शुड ऑलवेज अपीयर एट इट्स कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर कैपिटल को हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट पे ही दिखाना होगा। तो एज अ रिजल्ट शेयर कैपिटल को तो पूरे 70,000 से क्रेडिट करना है वापस। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 70,000 के शेयर्स को मैंने 31,500 में री इशू किया है, यानी मैंने इसे डिस्काउंट में री इशू किया है। तो ये जो डिस्काउंट है 38,500 रुपीस का, ये डिस्काउंट मैं अब डेबिट करूंगा उस अकाउंट को जिसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड था। मेरे पास पहले से ये जमा थे कि इतने रुपए तक का मैं डिस्काउंट दे सकता हूं, और ये मैंने जमा कहां करके रखे हुए थे? ये मैंने जमा करके रखे हुए थे इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। एक बात याद रखना, मैं सब लोगों को एक बात कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली हमारा अकाउंटिंग का एक ट्रेंड बदलता जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि इस ट्रेंड को आप लोग भी फॉलो करो। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि एंट्रीज याद हो जाना एक बात होता है, और एंट्रीज का इफेक्ट कहां क्या हो रहा है इसको पूरा विजुअलाइज कर पाना ये एक अलग बात होता है। ठीक है,
सो आप लोग को, सब लोगों से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि अकाउंट्स को लेके प्लीज एक ये चीज मेंटेन करना कि डोंट बी हैप्पी इफ यू नो द जर्नल एंट्री. इफ यू नो द जर्नल एंट्री तो डोंट बी हैप्पी. दैट इज वेरी कॉमन. देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु नो जर्नल एंट्रीज. मेरे सामने पता नहीं कितने सारे जन ऐसे आए हैं जिनको मैंने जर्नल एंट्री पूछा तो दे ऑलवेज गिव मी द करेक्ट आंसर, लेकिन जैसे ही मैंने उसका रीजन पूछा कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, देयर वर सो मेनी पर्सन्स हु गॉट ब्लैंक. ठीक है, सो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग प्लीज यहां पर सिर्फ जर्नल एंट्री आ जाने से खुश नहीं होना. जर्नल एंट्री आने के बाद यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि कहां का क्या इफेक्ट किया, उसकी वजह से क्या हुआ. यू शुड बी एबल टू रीड दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो वही चीज हमें कोशिश करना है. वी आर जस्ट बिगिनिंग. अभी भी हमें बहुत दूर जाना है. अभी तो इंटर बाकी है, फाइनल बाकी है, बहुत कुछ सीखना है. ठीक है, तो आराम से देखो. यहां पर अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मैंने बैंक को डेबिट किया 31,500 बराबर. चलो ठीक है यार, बैंक में लौट आते हैं, बैंक में लौट आते हैं, है ना. ये मेरा बैंक अकाउंट था. कल आप लोगों ने बैंक अकाउंट का टोटल लिया था, याद आ रहा है. बैंक अकाउंट का टोटल किया था तो वहां पर कुछ पैसे नहीं मिले थे, आशीष के और अमित के. तो ये आशीष के पैसे जो नहीं मिले थे आ गए. किडिंग मी? 31,500 आ गए. ये आपने बैंक को डेबिट किया. ओके, जो पैसे नहीं मिले थे वो पैसे आ गए. चलो ठीक है, गॉट इट. दूसरा मैंने शेयर फॉरफीचर को डेबिट किया डिस्काउंट के अमाउंट से. मैंने इसे पूरे 38,500 का डिस्काउंट दे दिया, यानी मेरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट कैंसिल हो गया. यानी जरा ध्यान से देखना, मैंने इसे पहले 38,500 से क्रेडिट करके रखा था. दैट वाज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट. ठीक है, लेकिन मैंने उसको पूरा डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने उस पूरे 38,500 को यूटिलाइज ऑलरेडी कर लिया. सो आई एम लेफ्ट विथ नो कैपिटल प्रॉफिट्स नाउ. इस ट्रांजैक्शन में मुझे कोई कैपिटल प्रॉफिट नहीं हुआ. ठीक है, ये क्लोज हो गया. ठीक है, और शेयर कैपिटल अकाउंट देखो जरा, मैंने 70,000 से इसे डेबिट कर दिया था, हटा दिया था. अब वापस से 70,000 यहां पर आ गया. ठीक है, यानी अब वापस से मेरा शेयर कैपिटल कॉल्ड अप अमाउंट से अपीयर कर रहा है. ठीक है, गया दिमाग में पूरा. ओके, ये सोचना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम लोग ये सोचते ही नहीं है, हम लोग अक्सर यही चीज देखते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते नहीं है. हम लोग सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करके आगे बढ़ जाते हैं. और ये जर्नल एंट्री पास करके आगे बढ़ने से उसके ट्रिक्स होते हैं, पैंतरे होते हैं, ये करना, अरे ये ऐसा कर देने का, वैसा कर देने का, ये बैलेंसिंग फिगर, वो तो वो सब चीज़ों से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि इंस्टीट्यूट को मालूम है कि आप लोग ऐसे कुछ तो भी ट्रिक्स एंड ये सब चीज़ें करके आगे बढ़ रहे हो. तो इंस्टीट्यूट ऐसे पॉइंट्स पे थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है, तो हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, और विजुअलाइज नहीं कर पाते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हेंस दीज एडजस्टमेंट्स बिकम वेरी हार्ड फॉर अस. लेकिन एक बार आप खुद दिमाग लगाओ, इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ मालूम है आपको, तो इंस्टीट्यूट कहां घुमाएगा आपको? क्या करेगा इंस्टीट्यूट? वो अगर कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश भी करता है तो बाकी लोग होते होंगे, हम नहीं होने वाले. हमको मालूम है क्या होना है. किडिंग मी? चलो ठीक है, सब केस 1 बताया मैंने अभी, अब सब केस 2. ठीक है, देखो मैं अगर कोई क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ता हूं तो क्वेश्चन में लिमिटेड एरिया कवर होता है. मैं यहां पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज पहले कवर करके रख रहा हूं, फिर तो क्वेश्चंस हम लोग को देखना ही है. आई एम क्वाइट श्योर जैसा मेरे साथ मेरे क्लासेस में पास्ट में हुआ है वही चीज अभी भी होने वाला है. ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाने दो, मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाने दो. ये एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद चाहे मॉड्यूल का हो, चाहे आरटीपी का हो, चाहे एमटीपी का हो, चाहे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो, चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन सामने आया ना, तो मेरे क्लास में हमेशा से यही होता है. पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद, प्रोवाइडेड आप लोग अच्छी तरह से ईमानदारी से आपने पूरा एक्सप्लेनेशन सुना है तो, ठीक है, कंडीशंस अप्लाइड. ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं. मुझे बच्चे खुद बोलते हैं सर वेट, लेट मी ट्राई, हमको एक बार कोशिश करने दो सर, प्लीज एक बार कोशिश करने दो. मुझे वही चीज में मेरा अचीवमेंट लगता है. मुझे लगता है कि यस, अब जाके मैंने कुछ किया. ठीक है, एंड फाइनली व्हेन दे ट्राई देयर आर वेरी फ्यू पॉसिबिलिटीज कि कुछ एक आधा गलती हो. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम एक्यूरेट कर देते हो एक बार में एकदम सही. नो, गलतियां होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मतलब बहुत ही माइनर और छोटे मोटे लेवल की गलतियां, ज्यादा नहीं.
ठीक है, सो आई बिकम हैप्पी विद दैट, मुझे अच्छा लगता है यही चीज़। और जहां तक मुझे लगता है ये सारे पॉसिबिलिटी, सारे सब केसेस बता देने के बाद यहां भी वही होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। लेट अस सी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी शबकेश 2, शबकेश 2, ठीक है, बोल तो दिया बहुत कुछ, लेकिन होपफुली ऐसा हो, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। इसके पहले तक तो हमेशा जो एक्सपीरियंस होता था वो फेस टू फेस होता था। अब ऑनलाइन में मुझे नहीं मालूम भैया कितने जन सीरियसली पढ़ रहे हो, कितने जन नहीं पढ़ रहे हो। फेस टू फेस में शक्लें देख के समझ में आ जाता है कि किसका ध्यान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। बस उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोग ईमानदारी से सब चीज़ें कर रहे हो भाई, प्लीज़, ठीक है, ओके। सबकेस 2 में क्या हो रहा है? सबकेस 2 में लेट अस अज्यूम कि 7000 शेयर्स टोनी भाई साहब ने ही एक्वायर किया, ठीक है। 7000 शेयर्स एक्वायर्ड फॉर 10 रुपए, ठीक है। अब हम थोड़ी ना जगह बोलेंगे कि अरे मैं ना आपको 5.5 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ, 10 के शेयर है लेकिन मैं ना आपको 5.5 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूँ, अब बोलो कितने में लोगे, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे हम। हम लोग क्या बोलेंगे, 10 का शेयर है, लेने गए तो बोलो, और डिमांड है मान लो, ठीक है। तो डिमांड है तो टोनी भाई साहब ने बोला हाँ मैं तो कब से वेट कर रहा था, 10 का है ना, हाँ ये लो दे दो मुझे, ठीक है। सो ही एक्वायर्ड इट फॉर 10। अब ऐसा हुआ, ठीक है। सो दोस्तों देखो अभी क्या हो रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए, 7000 इंटू 10 पूरे 70,000 रुपए, 70,000 बरोबर। और मुझे शेयर कैपिटल को तो वापस से लिखना ही है 70,000 से, है ना, शो करना ही है। सो मैं क्या देख रहा हूं, व्हाट डू आई सी हियर, मैं ये देख पा रहा हूं कि मैंने तो कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं, ये भाई साहब को मैंने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं, बराबर। तो अगर मैंने इसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो क्या हो रहा है, शेयर फॉरफीचर में तो कुछ आएगा नहीं, देयर इज नो बैलेंस। सो इफ देयर इज नो बैलेंस तो क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, लेजर में वापस आ रहा हूं मैं, हाँ देखो, नो डाउट अबाउट इट कि मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट, जो मेरा शेयर द कैपिटल द अकाउंट है, ये वापस से यहां पे क्रिएट्स द हो गया, करेक्ट। शेयर कैपिटल्स द अकाउंट्स को जो मैंने कैंसल्स किया था वो मैंने यहां पे क्रेडिट्स करके इसको वापस से क्रिएट्स कर दिया, बरोबर, समझे ना। हाँ तो ये तो हुआ। दूसरा 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 अब मेरे बैंक में 70,000 आए, मेरे बैंक में 70,000 रुपए आए। अरे भाई साहब ये वही शेयर है जिसके लिए 38,500 पहले से मेरे बैंक में पड़े हुए, 38,500 पड़े हुए हैं, मुझे 31,500 और चाहिए थे, और 31,500 छोड़ो पूरे 70,000 आ गए। किडिंग मी? तो बात को समझो, मुझे चाहिए थे 31,500, मुझे मिल गए 70,000, यानी कहने से कि मुझे 38,500 ये एक्स्ट्रा मिल गया है, बरोबर। ये एक्स्ट्रा मिल गया मतलब ये मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे और मिल गए 38,500 ये एक्स्ट्रा, बरोबर। चलो ठीक है, ये जो 38,500 मेरे पास पहले से पड़े हुए थे इसको शायद मैंने यहां लिख के रखा था ना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। इसको पहले मैं मिटा देता हूं, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, हाँ तो इसको मैंने शायद यहां लिख के रखे थे ना, शेयर फॉर फ्यूचर में, जिसको मैंने क्या कहा था, दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट, है ना। तो ये मैंने यहां पे टेम्पररी क्यों कहा था, क्योंकि इतने अमाउंट तक का मैं डिस्काउंट दे सकता हूं। अब मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो ये पैसे अभी भी यहां पे ही पड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो ये अब मैं कहूंगा इज माय कैपिटल प्रॉफिट। अब तक मैं क्या कह रहा था, जब तक रीइश्यू नहीं हुआ था तब तक मैं ऐसा कह रहा था कि ये कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है, अभी मैंने इस अकाउंट में जमा करके रख दिया है, मालूम नहीं इतने अमाउंट तक का डिस्काउंट अगर दे दिया तो फिर मेरा कैपिटल प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने डिस्काउंट नहीं दिया तो ये कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है। तो अब तो हो गया ट्रांजैक्शन, मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, माय डिस्काउंट इज 0, hence this whole 38,500 now can be recognized as my capital profit, and hence इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है।
38,500 इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये जो मैंने बताया ये थियोरेटिकल है एक चीज, ठीक है। प्रैक्टिकली आजकल बहुत सारे ऊपर नीचे इधर उधर बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत कुछ हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकली ये कैपिटल रिजर्व के फंडे को लेकर ना बहुत सारे जनों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। लोगों को लगता है क्या है यार, कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। मतलब मेरे को अगर पार्टी करने का है तो पार्टी करने के लिए जरूरी है क्या कि मेरे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम से ही पैसे आए? आजकल लोगों के मन में एक बहस होने लग गया है कि यार मेरे पास भले कैपिटल सोर्स है, जैसे पुश्तैनी जायदाद बेच के कुछ पैसे आए तो मैं उससे भी पार्टी कर सकता हूं, मेरी मर्जी। Getting this? So, आजकल ऐसा भी होने लग गया है, इसलिए ये कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स को लेके आजकल बहुत झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसको लेके जब तक कुछ फाइनल नहीं होता तब तक उसके बारे में सोचने का नहीं। इसलिए अभी हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा किताब में लिखा है, इसलिए वी विल ट्रांसफर दिस टू कैपिटल रिजर्व। हाँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि व्हेन यू विल गो टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ना, आगे चल के जब फेस करोगे रियल लाइफ, तो आपको थोड़ा ऐसा डिस्प्यूट नजर आएगा कि यार हमने पढ़ा तो ऐसा था, हो ऐसा रहा है, ये होगा, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स के साथ ऐसा होने वाला है, ये आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अभी से बता दिया मैंने ये बात। यस, चलो हो गया ये बात क्लियर। तो सबके मन में एक डाउट आता है कि सर शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं, वगैरह 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 वगैरह। मेरे ख्याल से आपके मन में ये डाउट आ ही नहीं रहा होगा, जम गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो हो गया ये बात, ओके आगे बढ़ते हैं। सब केस 3, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से अब एक ऐसा वक्त आया है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर पाओगे, आप लोग भी मुझे जवाब दे पाओगे। यू विल बी इन अ पोजिशन टू थिंक नाउ। सो सब केस 3, ठीक है। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, चलेगा ना? चलो, सो 7,000 शेयर्स टोनी भाई साहब ने एक्वायर्ड फॉर 8.5 रुपए। चलेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। 4.5 रुपए कम से कम, उससे ऊपर में तो कितने में भी री इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो 8.5 में री इशू किया, बल्ले बल्ले, बहुत ही बढ़िया। तो अगर 8.5 में री इशू किया तो इससे मुझे एक बात तो समझ में आ रहा है कि हमने 1.5 रुपए डिस्काउंट दिया है। शेयर कैपिटल तो 10 का ही है ना, तो मैंने 1.5 रुपए का डिस्काउंट दिया है, बराबर। और इस डिस्काउंट के लिए मैंने पहले ही शॉर्ट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसे जमा करके रखे हुए हैं। वहाँ पे तो प्रति शेयर 5.5 जमा करके रखा हुआ है। आ रहा है बात दिमाग में? 5.5 जमा करके रखा है, अभी तो मैं 1.5 ही डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी उधर भी कुछ बैलेंस बचेगा, बराबर। चलो ठीक है, एंट्री क्या होगा? एंट्री पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए मेरे पास? बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.5, बरोबर, यानी पैसे आए 59,500। दिमाग में आना चाहिए, मेरे पास कम से कम 31,500 आने चाहिए थे, कम से कम 31,500, और मेरे पास कितने पैसे आ गए? 59,500 आए, ठीक है, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट 59,500, ठीक है। अच्छा, मैं पहले इसको लिखता हूं हमेशा, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे मेरे पास। वैसे मैं पहले शेयर फॉरफीचर भी लिख सकता हूं, लेकिन पहले इसे लिख लेता हूं एक बार। तो शेयर कैपिटल को तुम मेरे को पूरे 70,000 से क्रेडिट करने पड़ेंगे, पूरे 7,000 शेयर इशू किए ना, बस। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि देयर इज सम बैलेंसिंग फिगर इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट मैं अलग से कैलकुलेट भी कर सकता हूं। कैसे? हर शेयर पे मैंने 1.5 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 7,000 शेयर्स पे 1.5 रुपए का डिस्काउंट कितना आता है? 7,000 इंटू 1.5 कितना आता है? 10,500। 10,500 ना, चेक कर लेता है भैया, कैलकुलेटर है तो क्यों कंजूसी करना। 10,500 बराबर। सो 10,500 का हमने डिस्काउंट दिया, इस डिस्काउंट को मैं डेबिट कहां करूंगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, ठीक है, ओके। इफेक्ट एंट्री तो पास हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इफेक्ट देखते हैं। देखो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, ये तो ठीक है, ये मुझे समझ में आ रहा है। शेयर कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया, यानी मैंने शेयर कैपिटल को वापस से यहां पर क्रिएट कर दिया, जो खत्म कर दिया था उसको वापस से क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन इस बार मेरे बैंक में 59,500 आए।
बराबर, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, मांगे थे 31,500, लेकिन मेरे बैंक में कितने पैसे आ गए, 59,500। तो इसका मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा आए, लेकिन कितना एक्स्ट्रा आया, देखो 59,500 माइनस 31,500, कितना एक्स्ट्रा आया मेरे पास, 28,000 एक्स्ट्रा आ गए। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, किडिंग मी, शेयर्स इशू भी हो गए, सब हो गया, और ये 28,000 मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे बैंक में रखे हुए हैं। किडिंग मी, दिस इज एक्स्ट्रा लेफ्ट विथ मी, प्रॉफिट, इसी को मैं प्रॉफिट कहूंगा फिर। ठीक है, चलो इसी को मैं यहां से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं एक बार। पहले मैं इसे मिटा देता हूं, ओके, यस। सो मेरे 38,500 पड़े हुए थे, तो मैंने जो डिस्काउंट दिया, टू शेयर कैपिटल, कितना डिस्काउंट दिया मैंने, 10,500 इतने रुपए का डिस्काउंट दिया। तो अब यहां पे बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बच गया, 28,000, वही 28,000 जो बैंक में एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। तो ये 20,000 को मैं क्या कहूंगा, दिस इज माई कैपिटल रिजर्व, 28,000। बात जा रहा है दिमाग में। इसका मतलब क्या हुआ कि 28,000 का रिजर्व का पैसा मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो जो बैंक में पड़ा हुआ है ना 28,000, वो 28,000 को मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, उसका यूज इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बात बताया ना कि थियरी प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अलग होता है। वो अलग क्यों होता है, क्योंकि देखो यार, आप एक बार खुद ही सोच के देखो, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे जमा होते हैं, तो वो पैसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस के, अलग अलग पर्पस के सब जमा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना रहता है कि हम लोग एक एक चीज के ऊपर लिख के रखते हैं कि ये पैसे को इधर के लिए रखना, उधर के लिए रखना। वो पैसे अक्सर यूज हो जाते हैं, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक अक्सर यूज हो जाता है। किसी जमाने में कैश इन हैंड खर्च होता था, आजकल कैश एट बैंक भी हो जाता है, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू नॉट थैंक गॉड एक्चुअली, थैंक्स टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ नेट बैंकिंग बोलो या यूपीआई पेमेंट्स बोलो। आजकल कोई बड़ी बात नहीं होती। आप जैसे आपको स्विगी जोमेटो में ऑर्डर करने की इच्छा हो रही है, तो फट से कोई 200 300 400 रुपए का बिल आएगा, आप पे कर दोगे, यूपीआई है ना, यूपीआई से पेमेंट कर दिया। एक पेमेंट, दो पेमेंट, तीन पेमेंट होते 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 वो कितने रुपए चले जाते वो पता भी नहीं चलता। तो आजकल बैंक से भी अक्सर खर्च हो जाते हैं हमारे। ठीक है, सो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये खर्च हो जाता है। सो मैं यही कह रहा हूं कि उसका रेस्ट्रिक्टेड यूज जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे कि वो इधर उधर हो जाता है, यूज हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं फिर, वो थोड़ा सा एक गड़बड़ मैटर हो जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, थियोरेटिकली हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि वो 28,000 वहां पड़े हुए हैं और इसका यूज इज रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि दिस इज अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट। ठीक है, ओके, अब इसका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, सबको जम गया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, ये दोनों में मैं लिख देता हूँ। पहले वाले, पुराने वाले केस की एंट्री पहले कर रहा हूँ मैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 38,500, ये पुराना वाला था। ठीक है, और इस वाले में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना, 28,000। लेट्स मूव टू सब केस 4। सब केस 4, ठीक है, सब केस 4 में अब जरा सोच के देखो, मतलब मेरे पास आशीष के 7,000 फॉरफिटेड शेयर्स पड़े हुए हैं। मेरे पास टोनी भाई साहब आए, टोनी भाई साहब को मैंने बोला कि यार 7,000 शेयर्स पड़े हुए, 10 रुपए वाले लेना आपको, आर यू इंटरेस्टेड, यू वांट टू टेक इट। टोनी भाई साहब, I'm interested, definitely I'm interested in acquiring the shares. At the same time, I don't want to acquire 7,000 shares. मतलब 7,000 शेयर्स में इनको दिलचस्पी नहीं है। बोला अच्छा तो कितने चाहिए, I'll take 5,000। मतलब टोनी भाई साहब एक्वायर्ड 5,000 शेयर्स, ऐसा भी तो हो सकता है।
भैया जितने शेयर्स मेरे पास फॉरफिटेड पड़े हुए हैं दुकान में वो पूरे के पूरे री इशू हो जाए, गारंटी थोड़ी ना है, पार्टली भी री इशू हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब इसको डिस्काउंट में लेते हैं, ठीक है। 5000 शेयर्स री इशूड एट द रेट से 8 रुपए में री इशू किया, ठीक है। 8 रुपए में री इशू किया। इस वक्त में आपको ये जो मैंने नंबर लिख के रखा है इस पे खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़े कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या होता है कि मैं अभी जैसे अकाउंट बना के आपको बता रहा हूं कि हमारे पास पूरा अकाउंट बना हुआ है, पुराना अकाउंट बना हुआ है, क्या हुआ था, कैसा हुआ था, सब हमारे आंखों के सामने, तो यहां पे समझने में दिक्कत नहीं जा रही है। लेकिन एग्जाम में तो एकदम से कोई एक सिचुएशन आएगा, वहां पे आपके पास पहले से तो अकाउंट बने हुए हैं नहीं, तो एग्जाम में हमें सब चीजें इमेजिन करने पड़ते हैं। तो इमेजिन करने के लिए वापस से अगर अकाउंट बनाने जाओगे तो बहुत ज्यादा वक्त जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए एग्जाम में क्या करना, ऐसा सोच के देखना, थे कितने, आशीष के शेयर्स थे कितने, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, देखो चार्ट जैसा बना ले रहा हूं। कैसा बनाना, 7000 शेयर्स, ठीक है, एट रेट 10, कॉल्ड अप अमाउंट, पहले कॉल्ड अप अमाउंट लिख दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। ये मैंने यहां पे लिख दिया, ये शेयर कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है, अमाउंट रिसीव बैंक में पड़ा हुआ है, और ये कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लिख के रख दिया। अब यहां पे मैंने लिख के रख दिया 7000 इंटू 5.5, ऐसा डिटेल लिख के रखने से अच्छा रहेगा, 28,500, ठीक है, इतना आ गया। और 7000 इंटू 4.5 ऐसा लिख के रख दिया, ठीक है, यानी 31,500, 28,500 नहीं, सॉरी 38,500 था ना, मैंने गलत लिखा, 1 मिनट, 38,500, हाँ कर लेते हैं ना यार एक बार, 7000 इंटू 5.5 कितना था, हाँ 38,500, 31,500, क्या लिखा मैंने, 1 मिनट, हाँ 31,500, हाँ ठीक है। अब ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। अब इसके बाद यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि हमने इसमें से री इशू किए, री इशूड, ठीक है, री इशू किए सिर्फ 5000 शेयर्स, ठीक है। अब ये 5000 शेयर्स कितने रुपए में इशू किए हम लोगों ने, 8 रुपए में इशू किए, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट सिर्फ 5000 शेयर्स पे अब मुझे कैलकुलेशंस करने होंगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो तो मैं पहले तो यहां पे लिखता हूं बैंक में कितने पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 8, 40,000 रुपए आए, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल क्रेडिट 70,000, शुड आई क्रेडिट शेयर कैपिटल बाय 70,000, मुझे क्रेडिट करना होगा सिर्फ 50,000 से, भाई 7,000 शेयर्स री इशू किए ही नहीं, ठीक है। अगर 7,000 शेयर्स री इशू ही नहीं किए तो मैं शेयर कैपिटल को कैसे क्रेडिट कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 5,000 शेयर्स का कॉल्ड अप अमाउंट, क्या कहा, 5,000 शेयर्स का कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट करना होगा। कॉल्ड अप अमाउंट तो पूरे 10 रुपए थे, इसलिए शेयर कैपिटल में मैं क्रेडिट करूंगा पूरे 50,000 रुपए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डिस्काउंट कितना दिया, 10,000, है ना। इससे भी समझ में आ रहा है। ऑल्टरनेटिवली एक चीज और है, अरे यार 10 रुपए के शेयर है, 8 रुपए में री इशू किया, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट, 5,000 शेयर्स है, कितने का डिस्काउंट हुआ, 5,000 इंटू 2, 10,000, खाता जमा ना। सो इस डिस्काउंट को मैं कहां लिखूंगा, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर में हम यहां पर लिखेंगे 10,000 रुपए। अब इधर गड़बड़ आता है कि मैं शेयर फॉर फीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ये कंफ्यूजन आता है अभी, ठीक है। तो इधर कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अगर एज इट इज शेयर फॉर फीचर का बैलेंस निकाल ले तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे शेयर्स अभी तक री इशू हुए नहीं, अभी तक 2,000 शेयर्स हमने री इशू किए नहीं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा गड़बड़ शुरू होता है, यहां पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखो दिस इज अ सिचुएशन,
दिस इज अ सिचुएशन, और ऐसा सिचुएशन बिल्कुल हमारे आंखों के सामने आएगा। तो आंखों के सामने अगर आएगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आएगा। थियरी में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में आएगा, हमारे एग्जाम में नहीं आया तो रियल लाइफ में आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, आंखों के सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग अरे बाप रे बाप बहुत ही हार्ड है यार, बहुत ही हार्ड है, वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसा करके आगे बढ़ोगे? डरपोक बन के आगे बढ़ोगे? नहीं ना। क्या करना है? फेस करना है। आ रहा है जैसा है वैसा है, ठीक है भैया, देख लेते कैलकुलेशन, कौन सी बड़ी बात है। अरे यार ये होगा हार्ड, लेकिन हम कम है क्या? हम है, करेक्ट। चलो देख लेते हैं इसको, कैसे देखेंगे। एक ही चीज करने का है, एक ही चीज करने का है बस। इधर ना ये जो है, दिस वाज द पोटेंशियल कैपिटल प्रॉफिट है ना, लेकिन दिस वाज फॉर 7000 शेयर्स। तो अपन ने क्या करने का, यहाँ पे पहले ही सोच के रख लेने का कि 5000 शेयर्स का कितना पैसा रखा हुआ था। 5000 शेयर्स का 5.5 के हिसाब से पड़ा हुआ था। कितना पड़ा हुआ था? 5000 इंटू 5.5 कितना? 27,500 बराबर 27,500। ये पहले निकाल के रख लिया, प्रोपोर्शनेटली फॉर 5000 शेयर्स। कोई बहुत बड़ी बात किया मैंने? आई डोंट थिंक सो। तोप मार दिया कोई तो भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा किया। भैया वो 7000 शेयर्स का अमाउंट था, मैंने तो रीइश्यू 5000 शेयर से किए, तो 5000 शेयर्स का अमाउंट निकाल लिया। करेक्ट, तो वही निकाल लिया, तो 27,500 थे। 27,500 कहाँ थे? शेयर फॉर फ्यूचर में थे, जिसमें से 10,000 यूटिलाइज किया, यानी कितना बच गया? 17,500 बचा। बात जा रहा है दिमाग में? तो यहां पर क्या करेंगे? अरे एक मिनट, हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को करेंगे डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 17,500 रुपए। ठीक है, यहां गलती क्या करते हैं सब लोग? यहां पे गलती में वही सब होते हैं, सिली मिस्टेक्स जिसको हम लोग कहते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर का एज इट इज बैलेंस निकाल लिया और वही बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, या ट्रांसफर करना ही भूल गए, एनीथिंग लाइक दैट। तो बस मौका मिल गया इंस्टीट्यूट को मार्क्स काटने का। ठीक है, फिर हम लोग रोते रह जाते कि यार इंस्टीट्यूट हमको मार्क्स ही नहीं देता। अरे यार आप मौका दे रहे हो, गेटिंग मी? आप लोग बिल्कुल शिकायत करो, जैसे इसके पहले शिकायतें हुए थे। तो वो शिकायत तब बनता है जब आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके गए, आप अपनी तरफ से 100% दे गए, फिर इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं दे रहा, तो उसमें शिकायत करते बनता है। लेकिन उस वक्त में, उस मुहिम में बहुत सारे जन ऐसे भी जुड़ गए थे जिन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया था, मेहनत फिर भी जुड़ गए, इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं दे रहा, मार्क्स नहीं दे रहा। अरे भाई तुमने खुद नहीं पढ़ाई नहीं किया। गेटिंग दिस? तो वो एक बात है। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात ऐसा बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कुछ लोगों के साथ बिल्कुल गलत हुआ था, कि वो लोग जो डिजर्व करते रहे वैसे मार्क्स नहीं मिले थे, ऐसा ज़रूर हुआ था। लेकिन उस पर बहती गंगा में हाथ धोने लायक काम बहुत सारे जनों ने कर लिया। कुछ लोगों ने कोई पढ़ाई वढ़ाई की थी नहीं, कुछ नहीं मेहनत किया, जुड़ गए, हमारे मार्क्स काट दिया, हमारे मार्क्स काट दिया। अरे भाई आप मौका दे रहे हो इंस्टीट्यूट को मार्क्स काटने का, तो पहले अपनी तरफ से तैयारी रखो कि आपको इंस्टीट्यूट को एक भी मौका नहीं देना है मार्क्स काटने का। ठीक है, बाकी फिर भी अगर कट जाता है देन इन दैट केस वो किस्मत वाली बात है, फिर किस्मत खराब है, फिर वैसा हो सकता है। ठीक है, ओके, चलो डन, जमा एवरीवन। तो सब केस 5, ठीक है, सब केस 5 आ जाते हैं। सब केस 5 में, सब केस 5 में क्या हो रहा है? सब केस 5 में ये हो रहा है कि हमने आशीष भाई साहब से पैसे मांगे। ठीक है, आशीष भाई साहब से पैसे मांगे। आशीष भाई साहब ने बोले नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोला यार देखो आपको बोल रहा है पैसे चाहिए, आप पैसे दो। बोला नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोला देखो लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आपसे पैसे मांगे, आप पैसे दे दो। बोला नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोला फॉरफिट कर दूंगा। और नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है अभी। बोला चलो ठीक है, फॉरफिट कर दिया। तो आशीष के शेयर्स फॉरफिट कर दिए। ठीक है, अब हम री इशू करना चाह रहे हैं, तो री इशू कर रहे हैं, अभी तक तो कोई मिला नहीं। री इशू करना चाहते, कोई मिला नहीं अभी तक एक्वायर करने के लिए। अब कुछ टाइम के बाद आशीष लौट के आया, बोला अब मेरे पास पैसे है, आई हैव द मनी। ठीक है, अब मैं वो शेयर्स को वापस री एक्वायर करना चाहता हूं। बात समझ में आ रहा है? तो अब आशीष मेरे पास वापस आया, बोल रहा है कि अब मेरे पास पैसे है, आई वॉन्ट टू री एक्वायर द शेयर्स, री एक्वायर द शेयर्स। तो क्या हम आशीष को वापस से री इशू कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन रेज्ड बाय वैभव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? जवाब यह है कि बिल्कुल हमें तो पैसे चाहिए,
तो आशीष हो या कोई और हो, हम लोग बिल्कुल उसको री इशू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, बिल्कुल कर सकते हैं री इशू में, देयर इज नो इशू, ठीक है। हाँ, लेकिन यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर है, वो बिल्कुल ये पावर रख सकते हैं, क्योंकि कैसा होता है, देखो मैं बात को समझाता हूं आपको। देखो कोई अगर हमारे आंखों के हमारे डे टू डे लाइफ में देखो ना यार, डे टू डे लाइफ में अगर हमारे आंखों के सामने कोई एक डिफॉल्टर आ जाए तो उस पर ऊपर भरोसा थोड़ा कम हो जाता है ना, भरोसा कम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उससे फिर से ट्रांजैक्ट करना कि नहीं करना, ये आपकी मर्जी है, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। तो सेम हियर, यहां पे कंपनी ने इससे वापस से ट्रांजैक्ट करना चाहिए कि नहीं, इसको वापस से शेयर होल्डर लेना बनाना चाहिए कि नहीं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन है। वो चाहे तो उसको भगा भी सकते हैं, बोला नहीं नहीं हमको दूसरा मिल जाएगा, तूने एक बार डिफॉल्ट किया, मेरे को तेरे पे भरोसा ही नहीं, निकल। तो हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चॉइस है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करे तो इस बंदे को, सेम पर्सन को वापस से री इशू किया जा सकता है, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। चलो ठीक है, तो सब केस 5 में पूरा सॉल्व नहीं करते, सिर्फ थियोरेटिकली लिख के रख देते हैं कि इफ आशीष wants to re-acquire the shares, can he do so? Can he do so की जगह मैं रादर ऐसा लिखता हूं, can it be, क्योंकि वो तो कर ही सकता है बिल्कुल तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कैन इट बी री इशूड। सो यहां पर कैन इट बी डन, इसका जवाब भी लिख देते हैं यस, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलो, तो फॉर फीचर की एंट्री समझ में आ गई, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया, कॉल्स इन अरियर समझ में आ गया, फॉर फीचर भी समझ में आ गया, और अभी फॉर फीचर को लेके कोई गलती नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। चलो, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये तो हो गया, फॉर फीचर हो गया। अब इसके अलावा एक चीज था जो मैंने पेंडिंग छोड़ा था, तो उसको उस पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। चलो इस पे आ जाते हैं। अब ये क्या होता है, देखो हमने ये देखा कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स, ये दो चीजें देखी हमने, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ लाइबिलिटी, बराबर, और इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन असेट, ठीक है। इधर पहले से पैसे आ गए, बदले में हमने कुछ नहीं दिया, और इधर पैसे आने बाकी है, बराबर। तो एज अ रिजल्ट ये जो लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी पे जब तक लाइबिलिटी सेटल नहीं हुआ, टिल लाइबिलिटी इज सेटल्ड, ठीक है, टिल द लाइबिलिटी इज सेटल्ड, हमें देना होता है इंटरेस्ट, ठीक है, एज डिसाइडेड इन द आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऐसे कुछ किताबें बनते हैं कंपनी के केस में, और ये कुछ नहीं है, ये हमारे इंटरनल कानून कायदों के लिए बनते हैं। जैसे हम लोग पार्टनरशिप में देखते हैं ना, पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लेके पार्टनरशिप डीड बनता है ना। तो इसी तरह से यहां पर बनता है एमओए एंड एओए। दिस इज फॉर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द कंपनी, ठीक है। तो वो लोग यहां पर ये चीज वहां पे स्पेसिफाई करेंगे कि इंटरेस्ट हम देंगे तो कितना देंगे, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि कंपनीज एक्ट एक इंटरफेरेंस करता है, और वो कहता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी 12% पर annum, ठीक है। मैक्सिमम 12% पर annum तक का रेट आप डिसाइड कर सकते हो। अब कितना करोगे ये आपके ऊपर है, वो आप आर्टिकल्स में लिख के डिसाइड कर लो, ठीक है। तो इसलिए जनरली हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखते एग्जामिनेशन में, हाँ, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं आएगा, आ सकता है। और अगर आया देन इन दैट केस लिखा हुआ रहेगा कि आर्टिकल्स में ऐसा ऐसा रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। जो रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ होगा उस रेट से हम देंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम 12%, इससे ज़्यादा रेट पे आर्टिकल्स में आप इंटरेस्ट नहीं लिख सकते, 15% वगैरह से नहीं दे सकते, ठीक है। तो बस इतना ही जानकारी आपको रखना है। अच्छा, इसके एंट्री क्या होगी, इसके एंट्री क्या होगी, बात को समझो। इंटरेस्ट देना है, दो बातें, एक तो इंटरेस्ट देने की एंट्री और दूसरा उसका कैलकुलेशन,
ठीक है, पहले मैं एंट्री बता देता हूं। एंट्री क्या होगा आप खुद ही सोच के देखो यार, मुझे देना है इंटरेस्ट, है ना, दिया नहीं अभी, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट देना है। सो दिस इज फॉर मी एन एक्सपेंस, बराबर। यार आप ऐसा सोच के देखो, मतलब मैं इसे लाइबिलिटी मान रहा हूं, लाइबिलिटी में कोई और पकड़ो ना, लोन, लोन पे भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, बराबर। आप इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वैसा ही करोगे जैसे लोन का करते हो, तो लोन पे जब इंटरेस्ट देते हो तो उसे एक्सपेंस माना जाता है, बराबर। सो दैट्स इट, वही लिखोगे यहाँ पे, बस डिटेल में थोड़ा लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लोन अगर लेते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं ना इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, तो उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स, फिलहाल हम इनको क्रेडिट करके रखेंगे, टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। और जब पैसे दे देंगे तब शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, दे आर द रिसीवर, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट किया, शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया, और जब शेयर होल्डर्स को पैसे दे दिए तब शेयर होल्डर्स को डेबिट, बैंक को क्रेडिट, और आखिर में इसको हम क्लोज करेंगे, ये इंटरेस्ट को हम क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे? बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, दिस विल क्लोज द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। चलो अब इसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है। सो बेसिकली इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, मतलब कितने ड्यूरेशन का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले बात आपको देख लेना होगा एडवांस अमाउंट, पूरे शेयर के अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आई विल कैलकुलेट ओनली ऑन द एडवांस अमाउंट, बरोबर। ठीक है, यस। सो मैं एडवांस अमाउंट पे कैलकुलेट करूंगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब दूसरा मुझे ड्यूरेशन के बारे में सोचना है, कितने ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ, दिस इज वेरी मच कॉमन सेंस, मतलब ये किताब में लिखा जरूर रहता है, हमने को पढ़ना जरूर पड़ता है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब नॉट नाउ, मतलब मैं एज अ टीचर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं पहली बार मैं खुद जब पढ़ता था, मैं जब आपकी तरह जब पढ़ता था, तो मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ने के बाद लिखता था, ये लिखा क्यों है यार, ये तो मेरे को मालूम है, मतलब समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस, ये तो दिमाग में वैसे ही सोचने से ही दिमाग में आ जा रहा है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसे होते हैं किताब में, ऐसे अकाउंट्स में स्पेशली मैं कहूँगा, ऐसे एरियाज आते हैं जो नॉर्मली कॉमन सेंस मेरे दिमाग में ऐसे ही आ जाता है यार, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे वो चीज़, गेटिंग मी। सो ये उनमें से एक एरिया है ड्यूरेशन। सोच के देखेंगे भैया, ये अगर लोन होता तो लोन पे मैं इंटरेस्ट कितने ड्यूरेशन का देता, जब से पैसे लिए तब से जब तक रीपे किया तब तक, यानी जब से लोन लिया तब से लेके जब तक लोन सेटल नहीं हुआ तब तक, ऐसे करता ना। मनी रिसीव्ड के डेट से सेटलमेंट के डेट तक इंटरेस्ट देता मैं, सेम यहां मनी रिसीव्ड जब हुआ, मनी बोले तो एडवांस रिसीव जब हुआ, से लेके जब तक ये सेटल हुआ, ठीक है। बस बात सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये लोन नहीं है, यानी मैं इसको रीपे नहीं कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बात को समझने की कोशिश करो। देखो मनी रिसीव यानी एडवांस रिसीव्ड, है ना, यानी जैसे मान के चलो मैंने अलॉटमेंट के स्टेज में, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो अलॉटमेंट के स्टेज में मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे मिल गए, ठीक है। अलॉटमेंट का एक डेट है, जिस डेट पे मुझे पैसे मिले उस डेट में मुझे फर्स्ट और फाइनल कॉल के भी पैसे मिल गए, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शुरू होगा फ्रॉम दिस डेट जब पैसे मिले, ठीक है। यहां से लेके कब तक, तब तक जब तक ये सेटल नहीं हुआ। सेटल कब हुआ? जब मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया तब, ठीक है। ये एडवांस तब कब तक माना जाएगा? जब तक मैंने कॉल नहीं किया,
ठीक है, जैसे ही कॉल कर लिया तब तो एडवांस नहीं रहा ना, तब तो वो कॉल कर लिया मैंने, तब तो मेरे हक के पैसे बन गए। गेटिंग मी? तो ये इंटरेस्ट कब से शुरू होगा? ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू होगा तब से जब से मुझे पैसे मिले, ठीक है। और कब तक कैलकुलेट करूंगा? टिल द डेट व्हेन द कॉल इज मेड। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि देयर कैन बी 1 कॉल, 2 कॉल्स, ऐसे अलग अलग कॉल्स हो सकते हैं। तो इन दैट केस जितना फर्स्ट कॉल वाला अमाउंट होगा उतना डेट ऑफ रिसिप्ट से लेके फर्स्ट कॉल के डेट तक, और जितना सेकंड कॉल वाला अमाउंट होगा उतना डेट ऑफ रिसिप्ट से सेकंड कॉल के डेट तक। एज सिंपल एज दैट। जा रहा है दिमाग में? अब आ जाते इधर, कहां गया? हाँ, कॉल सिनेरियोस, ठीक है। कॉल सिनेरियोस असेट है, ठीक है। मतलब यहां पे हमें पैसे मिले नहीं, हमने पैसे मांगे थे, आगे वाले ने नहीं दिए, ठीक है। अगर आगे वाले ने नहीं दिए तो अब हम उन पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, ठीक है। हमने पैसे मांगे थे, आपने पैसे नहीं दिए, तो अब मैं आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा। सो दिस इज लाइक एन इंटरेस्ट इनकम फॉर मी, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट इनकम में क्या होगा? तो सबसे पहली बात ये होगा अगेन टिल द डेट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, यानी टिल द डेट ऑफ मनी रिसीप्ट। एक्चुअली यहां पे मैं लिख देता हूं टिल रिसीप्ट ऑफ मनी, ठीक है, ओके। अब यहां पर भी इंटरेस्ट को लेके कुछ है क्या सर? हाँ बिल्कुल है। अगेन इट विल बी अप टू योर आर्टिकल्स, आपके आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आप रेफर करोगे, वहां पर जैसा भी लिखा है वैसा किया जा सकता है। लेकिन क्या कंपनीज एक्ट यहां पर भी इंटरफेरेंस करता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। यहां पर भी इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम द इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट रेट 10% पर एनम, मैक्सिमम 10% पर एनम, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर ये एट ऑल आया अगर, तो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा वो रेट से अपन चार्ज करेंगे। ये ध्यान में रखना है थियोरेटिकली कि 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एंट्री, एंट्री क्या पास करेंगे, ठीक है। ये इंटरेस्ट मिलने वाली बात है ना, तो इस बार शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। उसके बाद जब भी पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स। इस पे एक जन ने मुझे एक बार डाउट पूछा था, जो किताब में लिखा नहीं रहता जनरली, तो मैं वो डाउट आप लोगों से सबसे शेयर करना चाहूंगा। मुझे कहा था कि सर ये पैसे अगर नहीं मिले, ये इंटरेस्ट के पैसे नहीं मिले, जैसे कॉल के पैसे नहीं मिलते, ये इंटरेस्ट के पैसे नहीं मिले, तो क्या इसको भी हम लोग कॉल सिनेरियोस में डालेंगे? किडिंग मी? आप लोग डाउट समझे? हमने कॉल किए थे, कॉल के पैसे अगर नहीं मिले तो हम लोग उसको कॉल सिनेरियोस अकाउंट में डाल देते हैं। तो अगर मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं मिला तो क्या इसे भी हम लोग कॉल सिनेरियोस अकाउंट में डालेंगे? तो जवाब है नहीं, ठीक है। आप लोग यहां पे देख ही रहे हो कि मैंने इसे कौन से अकाउंट में डाल के रखा हुआ है, शेयर होल्डर्स अकाउंट में, ठीक है। कॉल सिनेरियोस इज अ स्पेसिफिक अकाउंट फॉर द कॉल मनी, द शेयर कैपिटल का पैसा जो नहीं मिला उसके लिए है वो स्पेसिफिक, दैट इज कैपिटल इन नेचर, दिस इज रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है। तो ये पैसा नहीं मिला तो दिस विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बैड डेट्स, ठीक है। वो पैसा नहीं मिला तो वो अलग बात है, उसको हम लोग वो कैपिटल प्रॉफिट, ये वो जो भी अभी देखा हम लोगों ने, वो ट्रीटमेंट होता है। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज अ रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, वो कैपिटल नेचर है, ठीक है। चलो, तो ये हुआ। अब इसके बाद आखिर में क्लोज कर देंगे ये इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस। क्लोज कैसे करेंगे? बाय डेबिटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इसको करेंगे डेबिट टू पीएनएल। इसे क्लोज कैसे किया जाएगा? बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। ये रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस है, इसलिए दीज विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। ओके, सो दोस्तों, हमने
सब कुछ पढ़ लिया है एक्सेप्ट प्रोराटा, ठीक है। प्रोराटा छोड़ के बाकी सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गए हो कि आप चाहो तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस का सामना कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा आप लोग कर लोगे अभी, ठीक है। हम लोग यहां पे अभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सिलसिला कुछ ऐसा होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों की तरफ से आप लोग मुझे कहेंगे कि सर ये हम लोग करना चाहते हैं। अगर आप लोग ऐसा कहोगे, ओके, आई विल लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात प्रेफर करता हूं कि हम लोगों ने खुद अपने दम पे जितना ज्यादा चीज हम लोग कर पाए उतना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। गलती होता है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखना, उन गलतियों से ही हम सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप खुद होके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वेरी गुड, आई विल अप्रिशिएट दैट। और जिन क्वेश्चंस में नहीं सर यहाँ पे ये गड़बड़ा, ये नहीं जमेगा सर, ये आप करवा दो, तो मुझे बता दो। उन क्वेश्चंस को हम लोग मार्क करके रखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो। आई डोंट थिंक दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एक बार रीड करते सब लोग, देखो। A company had an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each, ठीक है। Now, it decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares. It allotted 60,000 shares and rejected remaining application. 70,000 shares के लिए application आए, यानी ओवर सब्सक्राइब हुआ, 60,000 shares रखे, 10,000 वापस कर दिए। अब तो 31 मार्च 2020 it has demanded or called 9 रुपए पर शेयर. All shareholders have duly paid the amount called except one shareholder holding 5,000 shares who has paid only 7 per share. ये तो मेरी खुद की इच्छा हो रही है टेस्ट करने की आप लोगों को, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो यहां पर आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाना है मतलब बैलेंस शीट में ये अपीयर कैसे होंगे, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल करके कितना दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा दिखता है, इशूड कैपिटल कितना दिखेगा, सब्सक्राइब कितना दिखेगा, पेड अप कितना दिखेगा, कॉल्स इन अरियर्स कितना दिखेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग बराबर लिख पाएंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए, मैं जानबूझ के ये मैं ही चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करो इसको, ठीक है। एक बार इसको अपने तरफ से लिखो। प्रेजेंटेशन भले ही हमने अभी तक वो पूरा फॉर्मेट नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है, तो प्रेजेंटेशन में ऑब्वियसली आप गड़बड़ करोगे, कोई इशू नहीं उसमें, चलेगा। बात ये है कि आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज कि कितना ऑथोराइज्ड है, कितना इशूड है, कितना सब्सक्राइब्ड है, कितना पेड अप है, क्या ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है आप आराम से कर लोगे इसे, ठीक है। तो प्लीज इसको एक बार ट्राई करो आप लोग, ठीक है। अगर अटकते हो तो बिल्कुल मुझे बताना, फिर हम लोग देखेंगे इसको वापस से, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि आप लोग इसमें अटकोगे पॉजिटिवली, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, ये हमारा रह गया है टाइप्स ऑफ शेयर्स में, इसमें हम लोग आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। रेडी, लेट अस सी। A company invited applications for 10,000 equity shares of rupees 50 each, payable on application 15, application which 15, then allotment which 20, okay, and on fast call 15. Applications are received for 10,000 shares. 10,000 shares थे, 10,000 shares के application मिले, बल्ले बल्ले, and all the applications are allotted the number of shares they have applied for and installment money was duly received by the company. Show journal entries in the books of company. बहुत हार्ड है यार, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आप लोग बताइए हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करके, क्या इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना चाहेंगे कि मेरी मदद की जरूरत है? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, okay, on April Fool's Day 2020, I mean 1st April 2020, A Limited issued 43,000 shares of 100 each payable as follows. कैसे इशू किया समझ में नहीं आ रहा लॉकडाउन के वक्त में, खैर चलो व्हाटएवर। हाँ, तो
₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन 1 अक्टूबर, यहाँ पे डेट भी दिए हुए हैं, हाँ ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2020 एंड 25 ऑन 1 फरवरी 2021। क्या बात है, ठीक है भाई। 20 में 40,000 शेयर्स फॉर अप्लाइड, 43,000 शेयर्स के लिए इशू किया था, 40,000 शेयर्स अप्लाइड, अंडर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। एंड ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड, भैया पहले तो कम मिले तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ओके, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, ठीक है। ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई, दोज ऑन फर्स्ट कॉल्स वर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर। बस डेट्स दे दी और कुछ नहीं। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स वर क्लोज्ड बाय 31 मार्च 2021, ठीक है। ओके, तो पहली बात तो ये एक बार ना मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, 40,000 डिवाइडेड बाय 43,000 कितना आता है। हाँ ठीक है, 90% कम से कम सब्सक्राइब होना जरूरी होता है। तो मैंने वही देखा 90% है कि नहीं है, नहीं तो अपन इंस्टीट्यूट को लेटर लिख देते थे अभी, ये आपका क्वेश्चन गलत है, 90% से कम है फिर भी आपने कैसे इशू किया। तो ठीक है, अभी तो 90% से ज़्यादा है, 93% कुछ तो भी दिख रहा है मेरे को, चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये एप्लीकेशंस होंगे, बस इतना ही ध्यान रखना कि आप जो कैलकुलेशन करोगे वो 43,000 शेयर्स के लिए नहीं करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे 40,000 शेयर्स के लिए, उतने ही आए ना, बाकी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, वी इशूड 43,000, लेकिन मैंने क्या कहा था, हम लोग इशूड कैपिटल को अपना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। इसमें से सब्सक्राइब्ड, ठीक है, इस 40,000 शेयर्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इशू तो गया जर्नी में, कहीं पीछे रह गया बेचारा, तो सब्सक्राइब 40,000 शेयर्स है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये सब्सक्राइब्ड में से भी मेरा ऑब्लिगेशन गेट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द अमाउंट दैट इज कॉल्ड अप। ये जो अमाउंट है इसको मैं शेयर कैपिटल करके लिखता हूं, बराबर। तो मेरा ऑब्लिगेशन कॉल्ड अप अमाउंट से आएगा, तो कॉल्ड अप अमाउंट जाहिर सी बात है सिर्फ इसमें से ही आएगा, 43,000 से नहीं, इसलिए ऑल कैलकुलेशंस विल बी मेड ऑन 40,000 शेयर्स। करोगे इसको भी? बिल्कुल, डर के आगे जीत है, और फिर भी डर ना मिटे तो बीच में अभिजीत है। ज्यादा हो गया। ओके, जम जाएगा, गुड। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत ज्यादा भी नहीं दूंगा, ये लास्ट एक और, ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क थोड़ा प्रैक्टिस करो अकेले बैठ के, तन्हा बैठ के, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वाह वाह, क्या बात है, आधा वर्ष है। ओके, चलो देखते हैं। तो पैंट लिमिटेड, नहीं पैंट लिमिटेड, पंट लिमिटेड, एज द केस में भी स्पेलिंग वाइज समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रोनाउंस करूँ यार इसको, पता नहीं, जो भी है, ठीक है, दो तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, व्हाटएवर। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹50 ईच। ये भैया मैंने वो प्रोनाउंसिएशन गलत किया, इससे कोई भावुक मत हो जाना भैया, हाँ, चिढ़ना मत प्लीज, हाँ। सो जो भी लिमिटेड है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹50 ईच, 50 रुपए, which are payable as on application 20, allotment 10, first and final call 20, बल्ले, very good. Company received application for 60,000 shares, क्या बात है। The directors accepted application for 50,000 shares and rejected the rest, बढ़िया, ऐसा कर चुके हम लोग, ये सारे केसेस हो चुका है हमारा, right? Show journal entries if company refunded the application money to rejected applications and allotment money was received for 45,000 shares, ठीक है। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स, पूरे 50,000 शेयर्स के लिए हम लोगों को अलॉटमेंट मनी नहीं मिला, ठीक है। तो जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, इन्होंने सिर्फ अलॉटमेंट के स्टेज तक का ही एंट्री पूछा है कि क्या? हाँ, सिर्फ अलॉटमेंट के स्टेज तक का ही एंट्री पूछा है, यानी ये क्वेश्चन में अभी हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया ही नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट तक के स्टेज तक का कॉल हुआ है, तो उतना मान के आपको जर्नल एंट्री पास करने का है, ठीक है। एप्लीकेशन की एंट्री करने का है, रिजेक्शन हुआ वहां पे वो दिखाना है, उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करना है, अलॉटमेंट ड्यू और कितने पैसे मिले, बस खत्म, उसके आगे कुछ नहीं करना है, फर्स्ट कॉल तक नहीं जाना है, नहीं हुआ अभी तक फर्स्ट कॉल, ठीक है, मतलब कॉल सिनेरियोस दिखा के छोड़ देना है, ठीक है। फॉरफीचर वॉरफीचर कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक इजीली कर लोगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए, सारे
ऐसा मैं कह तो रहा हूं, होप सो, जो मैं उम्मीद लगा रहा हूं ऐसा ही होगा। कर लोगे ना? मतलब मेरा ऐसा बिलीफ है कि जिस लेवल में हम लोगों ने सोचा है उस लेवल में अगर अगर आप लोगों ने बराबर वो लेवल को पकड़ लिया है तो ये क्वेश्चंस तो हलवा है यार। कोई बड़ी बात नहीं, इनको तो आराम से देख लेंगे। अब हम लोगों को अगर ध्यान देना है तो सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, सिर्फ कैलकुलेशंस पे। एंट्री वेंट्री हमारे लिए भी बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोगों ने जो लॉजिक मैंने समझाया, ये लॉजिक अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो एंट्री वेंट्री अब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे लिए सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इज समथिंग जिसको हम लोग को टैकल करना है, और वो स्पेशली हम लोग देखेंगे जब प्रोराटा देखेंगे। ठीक है, तो प्रोराटा में कुछ अलग तरह का एडजस्टमेंट आया, ये हुआ वो हुआ, या जैसे अभी एक ट्रेलर हमने देखा कि 7,000 शेयर से सिर्फ 5,000 इशू किए, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को कैलकुलेशंस देखना पड़ेगा बस। अब वो भी अगर झेल लिया फिर तो कंपनी अकाउंट्स में कुछ रहा ही नहीं, फिर तो हो गया। फिर तो हम लोग चाहेंगे कि यार पूछो, यार क्वेश्चन पूछो, आप जितने मार्क्स का चाहो उतने मार्क्स का क्वेश्चन पूछो, ये तो मेरे जेब में, ऐसा होगा। ठीक है, तो डिपेंड्स एवरीथिंग, बट यस एक बात याद रखना, ये सब समझ लेने के बाद भी गड़बड़ हो सकता है इफ वी डोंट प्रैक्टिस, इफ वी डोंट रिवाइज। ठीक है, अगर हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे, समझ में अभी आ गया, सब आ गया सर, मस्त है, मजा आ गया, ठीक है, फिर हम लोग रिवाइज ही नहीं कर रहे, सीधा एग्जाम के पहले जाके देख रहे, तो तब एकदम से टेंशन आ जाता है, तब याद नहीं आता। इसलिए प्लीज कीप रिवाइजिंग, रिविजन मत छोड़ना। ठीक है, दैट इज वाई मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क के बहाने कम से कम कुछ टच में तो रहेंगे। ठीक है, तो ये सबको करके आने का है रे बाबा, ये भी ऐसा मेरे को मिलना नहीं चाहिए जिसने ये होमवर्क नहीं किया, बरोबर? ओके, चलो ठीक है, सो लेट्स एंड दिस क्लास फॉर टुडे।